गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने पे इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करे अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, सतनामी आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और एससी एसटी के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगन होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही हैं। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहां 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महार समाज के लोग इधर आ गए हैं उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेतागण यहां मौजूद हैं, मैं वचन देके कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था, सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून संवत करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलत फहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो अगर रिटायर्ड हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में
कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा, मेरी इस बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नीयत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठते बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे, और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से साहब जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामियों को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम रहेगा। ये तो टेलर है। हरियाणा का और जम्मू का इलेक्शन है। असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये तो टेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहां सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से हम ये सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा। अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने किया क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता माने और काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को ने भी एक बार जीवन जिया, लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं,
आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलके किस तरह सतनामियों को कुचलने का काम कर रहा है। कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो गठजोड़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है और ये चैन से पढ़ के सो रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनामियों की खाल खींची जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखना। यहां जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दोस्त दुश्मन को समझ लगा। अब ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में हैं वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होगा, हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया है। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है। 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देके कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज पे होने वाले जुल्म को हम लोगों को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं, अपने इस क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहां पसीना बहा, अपने सम्मानित साथियों की ड्यूटी यहां लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पे खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब सतनामियों पे कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाए। सम्मानित साथियों, आप एक बुलावे पे, जहां पैसे में लोग नहीं आते, जहां लोग शराब और खाना मांगते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मांगते हैं, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के आपको डराने का काम किया जा रहा है, वहां आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। और ये सरकार को भी ये जन समर्थन देखना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो अध्यक्ष जी ने एक इशारा किया था, आने वाले कल में क्या होगा। आप मेरी एक राय को मजबूत करेंगे क्या? जरा हाथ उठा के बताइए। मैं ये चाहता हूं, जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जिस सरकारों ने, हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूं उन लोगों का बहिष्कार अब शुरू होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हमारे घरों के बाहर उनके बहिष्कार के बोर्ड लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए?
क्या हमें उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस निकम्मी सरकार को किस तरह उखाड़ फेंकना है, इसकी चर्चा करेंगे। हमें यह सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमारे लोगों पे जुल्म करेगी, जो हमारे जैत खाम की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सतनामियों को कुचलने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो आप मानना कि फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो गए हैं। क्या आप लोग अपने आप को कमजोर मानते हो? आप ये देखो, मैं लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था कि भाई किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे आईएएस आईपीएस का बेटा हो, चाहे प्रधान से लेकर विधायक का बेटा हो, सबको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। एक ही लाइन में इधर प्रधानमंत्री का बेटा बैठे, इधर मुख्यमंत्री का बैठे, फिर मजदूर किसान का बेटा बैठे, इधर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बैठे, बराबर में डीएम एसएसपी का बेटा बैठे, तो बताओ सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी? समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो। ऐसे ही चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का प्रधान या सरकारी कर्मचारी 4th क्लास का हो या क्लास 1 का, या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री हो या विधायक, सांसद हो, सबके बच्चों को या उनको भी बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और दूसरे बेड पे गरीब किसान का बेटा का इलाज हो रहा होगा, तो डॉक्टर भी समय पे मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, टेस्ट की मशीनें भी सारी वही होंगी, और तो और गरीबों की जेब कटनी बंद हो जाएगी और अच्छा इलाज जो है गरीबों को कम कीमत में मिलेगा।